नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए साइंस की एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जैसे कि सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है, साथ साथ सेल के अंदर जो मटेरियल जो पदार्थ या फिर मैटर का ट्रांसफ़र एक जगह से एक सेल से दूसरी सेल या सेल के अंदर कैसे होता है, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो होगी इसमें मैं एमसीक्यू के माध्यम से इन टॉपिक्स को कवर करूँगा जिससे कि आपको आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनकी भी यहाँ पर झलक मिल जाए। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, और बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी क्या होती है। जैसे एक जीवित शरीर है उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो सिंपल सी बात, चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वही आंसर होगा, सेल। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो आप कहोगे सेल। आप पहले स्टार्ट जब हुए थे तो आप एक सेल से हुए थे। जाइगोट अगर आपको याद हो, मेल और फीमेल गैमीट के मर्जर से एक सेल बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तो आप या मेरा फॉर्मेशन जाइगोट एक सेल से हुआ, बाद में हम डिवाइड कर करके पूरी बॉडी बनती है। 9 मंथ के बाद आपको पता होगा हम लोगों की पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट, अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका डेवलपमेंट हमेशा एक सेल से होता है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक इसकी यूनिट क्या होगी, सेल। आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। पहले यहाँ पर हमारे पास मेल गैमेट्स मर्ज हुए, उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो मतलब बहुत सारी सेल का गुच्छा, और फिर उसके बाद वो बहुत सारी सेल डिवाइड हो के पूरी एक बॉडी डेवलप हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, डैश इज नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ह्यूमन मतलब हम और आप, बहुत सारी सेल है इनके पास, तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्लांट के पास भी बहुत सारी सेल है, ये भी आंसर नहीं होगा। कैक्टस भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है ना। जब माइक्रोस्कोप का यूज़ करने के लिए, क्या आप कैक्टस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं? नहीं, दिखता है हमको नॉर्मली, तो वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन अमीबा यहाँ पर हमारा मल्टी सेलुलर नहीं है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप होते हैं, किससे बने होते हैं? सिंपल सी बात है, एक सेल से ही मल्टी सेल में कन्वर्ट होंगे। तो आंसर होगा सिंगल सेल से ये बने होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही, इजी है। स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस अभी आपको इजी मिलेंगे, बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन द नॉन एज, मतलब एक सेल के अंदर जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, सेल के अंदर जो भी होंगे, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उनको क्या कहेंगे, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स, है ना। अब सेल के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे, सेल के ऑर्गन। तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, सेल ऑर्गेनल। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे वैक्यूल हो गया, जैसे लाइजोसोम हो गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी क्या है, सेल के अंदर इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल। जैसे साइटोप्लाज्म आपने सुना होगा, न्यूक्लियस सुना होगा, ये सब क्या है, सेल के ऑर्गेनल। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है सेल ऑर्गेनल के नाम, ये आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन, डैश इज सेल ऑर्गेनल, तो इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एंडोप्लाज्म जो एनसीईआरटी में है मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडी,
तीसरा है हमारे पास लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, वैक्यूल, है ना, और उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो तो ऊपर की मेम्ब्रेन है, और उसके बाद अगर न्यूक्लियस को भी आप ऑर्गेनल माने तो ये हमारे पास मेनली सेल ऑर्गेनल है। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा अलग लग रहा है आपको। देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो मैंने अभी आपको जो नाम बताया उनमें से कुछ मिल रहा है क्या इसमें, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म मिल रहा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये सेल है मेरे पास और ये है मेरा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और सेल के बीच में फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर भरा होता है, फ्लूइड जैसा एक मतलब लिक्विड जैसा जो मटेरियल है वो यहाँ भरा है, तो उसी लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है। अब यहाँ पर मैंने सेल ऑर्गेनल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल, सेंट्रियोल, राइबोसोम, तो ये सभी के सभी क्या है हमारे पास सेल ऑर्गेनल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, डैश इज अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए एक सेल है, ये सेल है, अब इस सेल के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने में कौन परमिशन देगा, तो आप कहोगे बाहर वाली लेयर देगी, तो बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मूवमेंट, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। ठीक, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ही मैं लेकर आया हूं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। यहां पर वाटर की मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मूवमेंट आपने जो पढ़ी है, जो कोई भी मटेरियल की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पढ़ी है, वो कितने तरीके से पढ़ी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने एक डिफ्यूजन के माध्यम से पढ़ी होगी। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ, लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं एक कमरे के कोने में सेंट छिड़कता हूं, अब सेंट जब वहां पे डालूंगा तो उस जगह पर तो बहुत ज़्यादा सेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे कोने में, कमरे के दूसरे कोने में जो सेंट का मॉलिक्यूल्स हैं बहुत कम होंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स मूव करके उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हुए, तो इसको कहेंगे डिफ्यूजन, है ना। अब यहाँ पर एक और है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें कुछ मटेरियल ही सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह जा सकते हैं, सारे नहीं जा सकते। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है इस तरफ और दूसरा सॉल्यूशन है इस तरफ, जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया और ये हो गई हमारी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा है और जो यहाँ पर सॉल्यूशन भरा है, इनमें सिर्फ कुछ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मेनली क्या होता है, वाटर जाता है। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से कुछ मटेरियल जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। होता कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 लीटर पानी है और 5 लीटर पानी में मान लीजिए चीनी मिली हुई है 5 किलोग्राम, ठीक। और यहाँ पर 3 लीटर पानी है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए चीनी मिली है 5 किलोग्राम। तो आप खुद बताइए चीनी का कंसंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा है, तो आप कहोगे इस तरफ ज़्यादा है। क्लियर है ना, इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ 1 लीटर में 1 किलोग्राम चीनी पड़ रही है, यहाँ पर मतलब 1 लीटर में 1 से ज़्यादा पड़ रही है। तो पानी का मूवमेंट किस तरफ होगा, चीनी की मिठास को बराबर करना है दोनों तरफ, तो मूवमेंट किस तरफ होगा, आप कहोगे मूवमेंट होगा यहाँ से इस तरफ, ताकि इधर का जो पानी है वो थोड़ा इस तरफ चला जाए और दोनों की मिठास बराबर हो जाए। तो वाटर मूव इधर ऐसे करेगा। मतलब आप इसकी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जब मूवमेंट होता है, जब वाटर का मूवमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। एक और तरीके से कह सकते हैं क्या, अब यहाँ पर
सॉल्यूट की अगर कंसंट्रेशन के बारे में देखा जाए तो जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से सॉल्यूट में वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। कंफ्यूजन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार और रिवाइंड कर लीजिएगा, ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस तो मैंने आपको बताया। और एक चीज और एक प्रकार से और ट्रांसफर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक, वहां पर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स को मूव कराया जाता है। ठीक, तो यहां पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोसिस उसको कहते हैं। यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर कंफ्यूजन हुई हो तो बताइएगा। अगले क्वेश्चन, द सेल इज स्वेल अप बाय डैश सॉल्यूशन। सेल में पानी जब जा रहा है मतलब सेल फूल रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। मतलब मान लीजिए मेरा ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सेल रखी हुई है, इसके अंदर पानी जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आप कहोगे इसको हाइपरटोनिक। तीन होते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, एक बार देखते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ना पानी बाहर जा रहा ना पानी अंदर आ रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। यहाँ पर वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक। सेल से जब पानी बाहर की तरफ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। और जब सेल के अंदर पानी आता है, सेल फूलती है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक के बारे में ही पूछा गया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, सेल फूलने लग जाएगी, सेल के अंदर पानी भरने लग जाएगा तो क्या होगा, सेल इज स्वेल अप। सेल क्या होगी, सेल फूलने लग जाएगी। तो यहां पर आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, द सेल विल स्टे द सेम साइज। सेल बिल्कुल सेम साइज की रहेगी तो क्या होगा भाई, हाइपरटोनिक में फूल रही थी, हाइपरटोनिक में सिकुड़ेगी, और आइसोटोनिक में ना फूलेगी ना सिकुड़ेगी। तो यहां पर होगा आइसोटोनिक, क्योंकि सेल की शेप में चेंज होगा ही नहीं। एक बार आप और देख लीजिए, यहां पर देखिए, इसमें सेल की शेप में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें सेल सिकुड़ेगी और इसमें सेल फूलेगी। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर भी लगा रखा था वैसे। अगला क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी भाई, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली हिंदी में कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो प्रकार के हमारे न्यूट्रिएंट से बनी होती है। कौन से, तो एक प्रोटीन और एक फैट। फैट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन उनके फैट में धसे होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन तो है नहीं लेकिन फैट है। फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं लिपिड। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक फैट है, अब इसको ही छोटे छोटे डॉट्स में तोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, हमारा लिपिड। तो यहाँ पर लिपिड आप कह सकते हैं, लिपिड से सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। ये है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, ये जो धसे हुए हैं ये हमारे हैं प्रोटीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन जो ये करीब करीब आप ऑरेंजी शेप के देख सकते हैं, ये कैसे हैं, ये हमारी फैट है। तो सेल मेम्ब्रेन दो मिनरल से बना होता है, एक प्रोटीन और एक फैट। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द सेल मेम्ब्रेन एंगल्फ्ड फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड। तो सेल मेम्ब्रेन जब खाने को पूरा मतलब अपने अंदर लेने के बाद फिर डाइजेस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे खाने को अपने बाहर के वातावरण से अपने शरीर के अंदर ले लेती है, जैसे हम करते हैं नॉर्मली, तो हम क्या है, एंडोसाइटोसिस। मतलब खाने को अपने अंदर किया, अंदर इंटरनल बॉडी में उसका पाचन होगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, तो क्या है हमारा, उसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। जैसा कि अमीबा में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रकार से होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है और एक्सोसाइटोसिस में पहले ही डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद बस खाने को लेकर
उसे न्यूट्रिशन ले लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू, अमीबा किस तरीके से अपने खाने को लेता है, तो एंडोसाइटोसिस के रूप में अपने खाने को लेता है। जैसे कि यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हैं, ये खाना है, फूड पार्टिकल है, इसको अपने सूडोपोडिया मतलब कि आर्टिफिशियल माउथ को बनाकर खाने को अपने बॉडी के अंदर करता है, उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है अपने पोर से बाहर कर देता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिजिड आउटर कवर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो पादप कोशिकाओं में मौजूद कठोर बाहरी अनावरण कौन सा है? जैसे मान लीजिए मेरी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को भी ऊपर से कवरिंग दी गई है, ऊपर कवरिंग हमारी बॉडी में नहीं है, मतलब एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट में सेल वॉल होता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग है, कठोर कवरिंग, उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल किससे बनी होती है? तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सिंपल सी बात है, सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से। अच्छा, प्लांट और किसी के पास सेल वॉल होती है? बिल्कुल, फंगस सुना है, फंगस के पास भी सेल वॉल होती है। उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। किससे? काइटिन से। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाटर मूवमेंट इन प्लांट शोज ऑस्मोसिस रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकिंग द सेल कॉल्ड। तो जब वाटर का मूवमेंट, मान लीजिए मेरी फूली हुई सेल है, बिल्कुल मतलब टर्जिड सेल है, इसे पानी बाहर जाता जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये सिकुड़ जाएगी, है ना, सिकुड़ जाएगी काफ़ी, फिर उसके बाद और सिकुड़ जाएगी, कुछ इस टाइप की हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। मतलब पानी बाहर जाता जाए, मूवमेंट होता, बाहर की तरफ निकलता जाए, और सेल वॉल की स्ट्रक्चर तो वैसी ही रहेगी, प्लांट की सेल है ना, सेल वॉल की स्ट्रक्चर तो वैसी ही रहेगी, लेकिन इंटरनल जो सेल है वो सिकुड़ती चली जाए, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मतलब हाइपोटोनिक जो होता है ना, जब वाटर बाहर निकल रहा होता है, तो हाइपोटोनिक रेगुलर होता चला जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक प्रोसेस हुई है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो सेल से वाटर बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो प्लाज्मोलाइसिस, और अगर अंदर जा रहा है तो टर्जिट होगा, मतलब फूल जाती है सेल। ठीक, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से लिया है। अगला क्वेश्चन, डैश हैज़ लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इनमें से किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनअवेलेबल होती है, अवेलेबल नहीं होती? आंसर होगा सिर्फ एक टाइप की, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट सी इस टाइप पे दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। जिनके पास होगी उसको हम कहेंगे यूकैरियोट्स। मतलब कि ये मेरी सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस होगा, अब न्यूक्लियस को कवरिंग देने वाला कोई है तो उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोट, अगर उसमें कवरिंग नहीं है तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास नहीं है? तो आंसर होगा प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ईआर। अब ये सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो फुल फॉर्म आपसे ईआर की पूछी जा रही है। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होती है? ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, फैट का फॉर्मेशन प्लस स्टोरेज, दोनों काम करता है, और इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में फैट का फॉर्मेशन प्लस स्टोरेज होती है, और रफ में प्रोटीन का फॉर्मेशन और स्टोरेज होती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ SER मतलब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, वो क्वेश्चन उसमें 3 एग्जाम में बना था, SSC
और अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और एक और एग्ज़ाम था अभी रिसेंटली में शायद डीआरडीओ का हो, उसमें उसी लाइन से क्वेश्चन आया है और मैं आगे मैंने उसको क्वेश्चन के माध्यम से लिया है। इसीलिए एसईआर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईआर क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है और आपको बता दूं एसईआर को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। इसको याद रखिएगा, ये फैट का फॉर्मेशन करता है प्लस स्टोरेज करता है। ठीक, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। दोनों अलग अलग है लेकिन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पार्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। यहां पर अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कुछ अलग लैंग्वेज से, लेकिन क्वेश्चन यही था। क्या है? डैश प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। तो कई जहरों और दवाओं के, जो जहर होती हैं, जहर और दवाओं के विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पॉइजनस जो सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाइंग करने की कोशिश करता है। कौन इनमें से? आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कई बार आपसे पूछा गया है, इसीलिए मैं कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिया है। एनसीईआरटी की एक लाइन है बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डैश आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इनमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन से बाउंड है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स से पूरा भरा होता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम से कौन भरा होता है? आंसर होगा लाइजोसोम। लाइजोसोम को ही हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम उसको नजर आती है कि अगल बगल वाली सेल इन्फेक्ट कर रही है बॉडी को, तो अपने आप को ब्लास्ट कर देती है, या सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ब्लास्ट कर देती है। मतलब खुद ही अपनी बॉडी, अपनी सेल को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ध्यान रखिएगा। तो और इसी के पास ये ऐसी मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज, अपनी ही सेल को डैमेज कर देती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? सुसाइडल बैग। और पावर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डैश जनरेट्स एटीपी। इनमें से कौन एटीपी जनरेट करता है? तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में जो एनर्जी डेवलप करता है, हमारी जो सेल में जो एनर्जी डेवलप करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, एटीपी की फॉर्म में करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी की यूनिट है। क्या? हमारी बॉडी में एनर्जी की यूनिट है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? देखिए, प्लास्टिड पहली बात कि एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होता, प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। प्लांट सेल में ये दो फॉर्म में मेनली अवेलेबल होता है। किसमें? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को अगर थोड़ा सा मैं स्पेलिंग और इधर करूं तो आप समझ जाएंगे, क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट। समझ रहे हैं? तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और वहां पर खाने का फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, उसके कलर में वेरिएशन आते हैं, मतलब कलर ग्रीन, येलो, ऑरेंज इस टाइप के मिलेंगे वहां पर। लेकिन एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जहां पर फैट का, मेनली फैट का फॉर्मेशन होता है और ये कलरलेस प्लस या तो वाइट कलर का होगा, या तो कलरलेस होगा या वाइट कलर का होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट की यहां पर बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जो कि वाइट होगा और कलरलेस होगा? तो आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस या फिर वाइट कलर का होगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सी मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है? मतलब मेम्ब्रेन से जो उसका स्पेशल नाम है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आंसर होगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहेंगे? आंसर होगा स्ट्रोमा से उसको वो कहा जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। नॉर्मली जो हमारी सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरी सेल डैमेज हो गई, यहाँ से मान लो कट गई, जब कटेगी तो सेल का डेवलपमेंट थोड़े दिनों बाद हो जाएगा, यहाँ पे सेल आ जाएगी पूरी सही से। और जब वो आ जाएगी तो किस प्रोसेस को यूज करके आई है, तो आपको बता दूं हमारी बॉडी में दो टाइप से सेल का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस हमारी बॉडी में सारी सेल्स में होता है ऑलमोस्ट, और मियोसिस हमारी बॉडी में सिर्फ एक टाइप की सेल में होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होगा। मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारा मियोसिस होता है, बाकी सारी सेल्स में माइटोसिस होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है डिवीजन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब हमारी पूरी बॉडी की बात, यहाँ सर हाथ वाथ ये बड़े होंगे। अब जब ये बड़े होंगे तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ी ना है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो रिप्रोडक्टिव के लिए यहाँ पर सेल्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो सिंपल सी बात है, जब ग्रोथ की बात आएगी तो उस समय पर माइटोसिस हमारी सेल को डिवाइड करेगा। तो वहां पर ग्रोथ में मदद कौन करेगा? आंसर होगा माइटोसिस मदद करेगा। माइटोसिस हमारी सेल को डिवाइड करता हुआ चलेगा। लेकिन जब गैमीट्स की बात करेंगे, यहां पर बोला गया है कि जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमीट्स को डेवलप करना है तो उस समय पर कौन करेगा? तो आंसर होगा उस समय पर मियोसिस करेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं समझाता हूं फिर क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे। माइटोसिस में क्या है, एक सेल है वो सिंपल सी दो सेल में टूट जाएगी, और इस सेल का अगर क्रोमोसोम 46 है तो इसका भी 46 होगा। कोई डिफरेंस नहीं होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। 46 हमारा होता है ना, हमारा क्रोमोसोम होता है, इसलिए मैंने 46 लिखा है। अब अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होगा, पहले तो ये दो में टूटेगा। जब ये दो में टूट जाएगा ना तो उस टाइम पर ही अपने 23 में डिवाइड कर लेगा। किसमें? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अपने आप को दो और लेयर में तोड़ेगा। जब दो और लेयर में तोड़ेगा तो मतलब एक सेल से यहां पर कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, और इनके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? आधे। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? आधे। ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम यहां पर आधे होंगे, 23, और सेल्स कितनी बनेंगी? एक से 4, और यहां कितनी बन रही थी? 2। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूसेस बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप से, माइटोसिस, मियोसिस, लेकिन 4 सेल किस में बनती हैं? आप कहोगे मियोसिस में, तो यहां पर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर में कवर करने में मदद मैंने की होगी, और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक को टच करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।